हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा क्या टारगेट रहता था, डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। वो सीरीज़ हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है उस पर, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अपना फुल प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए और प्यारी प्यारी जो है वीडियो देखते रहिए। और साथ ही जिसको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। इसलिए जो है हमने क्या स्टार्ट किया है, पॉलिटी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें हमने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने 2 पार्ट में किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जो है आप कितनी देर तक उसको जो है देख पा रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 30 मिनट की हमारी मतलब आधे घंटे की सी वीडियो रहती है क्योंकि हम लाने को तो एक बार में 3-4 घंटे की वीडियो लेके आएँगे, लेकिन आप इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो है क्या है कि हम आधे घंटे की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आप लोग इसको देखते रहिए और उसके बाद में फिर जो है लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम आपका जो है जितने भी क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके करंट अफेयर से बनते हैं, हम उसको भी लाने की जो है कोशिश करेंगे। हमने इसमें अभी क्या स्टार्ट किया है, हमने इसमें जो है सबसे पहले हमने ज्योग्राफ़ी की आपकी इंडियन ज्योग्राफ़ी हमने स्टार्ट कर दी है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफ़ी में क्या है, इंडियन ज्योग्राफ़ी से सबसे ज़्यादा जो आप लोग जो देख रहे होंगे, पीवाईक्यू जो भी देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी जो है इंडियन ज्योग्राफ़ी से पूछे जाते हैं। वैसे ही आपका जो है साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपका बायोलॉजी से आते हैं। इसलिए हमने ज्योग्राफ़ी में इंडियन ज्योग्राफ़ी और साइंस में हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। इसी के साथ साथ जो हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री और हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी सीरीज़ पूरा साथ में चल रही है। एनवायरनमेंट भी हमने स्टार्ट कर दी है और आपका जो है पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी। पॉलिटी में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने 30 मिनट की जो है 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो ये दूसरा चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। जिस किसी ने ये सारी जो है वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप जाके एक एक करके देख सकते हैं। मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आप क्या मतलब उसमें जो है लिखा हुआ था कि आप जो है एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराइए। ये आपको भी पता होगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और दूसरे को जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर मान लीजिए हम आपको सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट करा दें और आप पूरा पॉलिटी पढ़ डालिए, उसके बाद में पॉलिटी पढ़ने के बाद हम फिर से ज्योग्राफी लेके आएँ, तो आपका जो पॉलिटी होगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी पूरा जो है ऊपर से निकल चुका रहेगा। इसलिए क्या है कि आप सारे सब्जेक्ट एक साथ में लेके चलेंगे तो इससे आपको बोरियत भी नहीं होगी पढ़ने में और जो है आपको ना ही क्वेश्चन जल्दी जो है भूलेंगे। तो इसीलिए ऐसे ही हम जो हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है उसमें भी हम सारे जो सिलेबस पे जितना भी जो पॉइंट दिया हुआ है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम सारे जो है साथ ही में कवर करवा रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि जीएस पेपर 1 कंप्लीट किया उसका हम दूसरा लेके आ रहे हैं, फिर तीसरा लेके आए। क्योंकि होता है क्या है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो आपने करके रख दिया है तो वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो इसको हम देखेंगे। जो पॉलिटी का जो है सेकंड जो चैप्टर है वो क्या है, संविधान पर विदेशी प्रभाव। जो पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक ऐसा संघ होगा। भारतीय संविधान मतलब यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। जो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया मतलब अर्थात जो है भारत राज्यों का एक संघ है, भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है। ये जो है यूनियन जो शब्द है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। हम इसमें क्या बात करेंगे कि जो संविधान में जो है हमारा जो संविधान है उसमें विदेशी जो है क्या प्रभाव पड़ा। मतलब विदेशी प्रभाव का मतलब क्या है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें जो है कौन कौन से देश से ग्रहण की गई हैं। तो हम इसमें जो है जो पहला पॉइंट उसमें पूछा गया है कि यूनियन जो शब्द है उसको कहाँ से ग्रहण किया गया, उसको ग्रहण किया गया है कनाडा से। तो इसको डिटेल में देखेंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये कहाँ कहा गया है, ये भारतीय संविधान में कहा गया है। यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमने आपसे बात बात कहा है कि आप जो है क्या करिए, आप प्रियम्बल को याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रियम्बल से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपका प्रियम्बल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके जो है प्रीलिम्स के कई क्वेश्चन आपको इससे जो है सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से पूछा गया होगा वो तो कभी गलत नहीं हो सकता है। तो ये प्रियम्बल क्या करना है, आपको एक बार सिर्फ याद करना है और वो हमेशा के लिए आपके जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे उसमें आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो।
तो इसको हम देखेंगे कि यह जो है गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया है, जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हों। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। संविधान सभा की बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो भारत के संविधान में जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसे कहाँ से ग्रहण किया गया है? उसे ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, मतलब DPSP जो है आपके कि इसको जो कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये ग्रहण किया गया है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं? ब्रिटिश संविधान। संसदीय शासन प्रणाली जो है ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपका ब्रिटिश संविधान से। दूसरा हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से जो है USA से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की महाभियोग और उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या है? फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श। नेक्स्ट हम देखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, वाणिज्य समागम और संयुक्त बैठक। नेक्स्ट हम देखेंगे कनाडा के संविधान से ली गई है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, सबल केंद्रीय प्रणाली। जर्मनी का व्यूअर संविधान से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति में आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्ति है वो ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है, आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि जो संविधान को जो संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अभी हमने देखा था मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो है राज्य अपनी जो है नीतियों का निर्माण करने में जो है राज्य को जो है अपनी नीति निर्देशक तत्वों को जो है ध्यान में रखना होगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ये सॉरी जो है ये यहाँ से पे जो है गलत है क्योंकि केंद्र की जो है अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हमने कहाँ से देखा? तो ये था कनाडा से लिया गया है। आप केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई? तो अभी हमने देखा था ये USA से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा शब्द है? संघीय। अभी हमने आपसे बताया था कि आपको प्रस्तावना याद करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रस्तावना याद किए रहेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य का उल्लेख किया गया है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। कहाँ से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा? कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं कहाँ से?
ये संबंधित है भारत और यूएसए दोनों से। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडलों के कानूनों एवं कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उसको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में आर्टिकल 13, 32, 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारत के जो संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो रूस के संविधान से लिया गया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सोवियत संघ रूस से संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था, 1976 था। इसके अंतर्गत एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं कि इसे जो है क्या कहते थे, जो 42वां संविधान संशोधन था इसे हम लघु संविधान मतलब जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते थे। दूसरा जो इससे फैक्ट बनता है कि इसके अंतर्गत समाजवादी जो प्रेम्बल के अंतर्गत जो है प्रेम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया है। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा क्या था, जो 44वां संविधान संशोधन था वह जो है किससे संबंधित है, वह 1978 इसकी जो है ईयर है। तो इसमें क्या देखा हमने कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। इसमें मात्र अनुच्छेद 51 का काम है नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का मतलब जो 42वां संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत क्या किया गया था, भाग जो है संविधान में जो है एक नया भाग 4 का जोड़ा गया था, जिसके इसमें जो है क्या किया गया था, इसमें मात्र अनुच्छेद जो है 51 का में नागरिकों के लिए कितने 10 मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया है। वर्तमान में क्या है, 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। तो इसमें क्या है कि जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, 51 का टा इस ये कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब का था, 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समता किस संविधान में उद्धृत है। तो यह किससे उद्धृत है, यह जो है उद्धृत है ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कानून के समान संरक्षण की जो शब्दावली है वो ली गई है आपका अमेरिका से। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो आर्टिकल्स 14 है वो क्या बात करता है कि जो है कानून के समझ समता अथवा जो है कानून के समझ जो है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को, आर्टिकल जो 14 बात करता है कि कानून की समझ समता, ये मतलब कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समझ समता या कानून के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, कानून के समान संरक्षण का शब्दावली जो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। तो कानून के समझ समानता जो वाक्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप यहाँ पे बी करके याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कानून का समान संरक्षण, तो ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आर्टिकल जो 14 के अंतर्गत जो प्रोविज़न है तो वो आपका बी करके याद कर सकते हैं कि बी का मतलब है ब्रिटेन से, मतलब जो पहले जो फैक्ट आ रहा है कि कानून के समझ समता। दूसरा क्या है, कानून के समान जो संरक्षण है वो ए मतलब अमेरिका से लिया गया है। दूसरा क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको हम देखेंगे। भारतीय विधि के समझ समता, विधि के समझ समता कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। अभी हमने देखा था कि विधि के समझ समता अथवा विधियों का समान संरक्षण, जब हम बात करेंगे विधि के समझ समता तो इंग्लैंड मतलब जो है ब्रिटेन, बी आप बी करके याद कर सकते हैं। और दूसरा क्या देखा था, विधि का समान संरक्षण, इसको हमने क्या देखा था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब ए। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है वह जो है कहाँ से लिया गया, बी से लिया गया। बी मतलब विधि के समझ समता का प्रावधान जो है लिया गया है ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, बी करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विधि के द्वारा जो है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। सॉरी, ये जो है जापान से ली गई है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जो है अनुदान लिया गया है, कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है।
तो इसको हम फिर से देखेंगे। भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों से प्रेरणा ली गई है। विश्व के समस्त समता ग्रेट ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य अनुदान आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसके अंतर्गत जो नहीं आता है। कनाडा कहाँ से लिया गया है, यूनियन शब्द से लिया गया है। अमेरिका लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत से लिया गया है। ब्रिटेन कहाँ से है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, संविधान के संशोधन की जो है प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में संघ राज्य संबंध समानता पाई जाती है। यह किसमें जो है, यह कनाडाई संविधान में और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान किया गया है। भारत में संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियमों से साम्य रखते हैं। भारतीय संविधान संघवाद कनाडा देश की पद्धति से प्रभावित है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। मतलब जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। अभी हमने जो इसके बारे में बात करी थी कि आप जो है क्या करिए, आप जैसे ही आपकी ये सीरीज़ पूरी जो है कंप्लीट होती है, आप पूरा जो है प्रेम्बल एक बार याद कर लीजिए। अगर आप प्रेम्बल याद कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन आगे जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपका जो है उससे अगर आपका प्रेम्बल से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका वो कभी गलत नहीं होगा। इसलिए प्रेम्बल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग कितना मानेंगे नहीं मानेंगे वो आपकी चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ बोलना है, बोल रहे हैं। आप लोग उसको उस पर जो कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये तो हम जान नहीं सकते हैं ना। संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। इसको हम देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हम क्या देखेंगे, जो न्यायालयी जो वाद है, यह वर्ष जो है क्या है 1960 है। बेरूबारी का केस जो है, बेरूबारी का केस क्या है, आप इसको जो है कैसे याद करेंगे, बेरूबारी के केस है 1960 है। दूसरा क्या है, सज्जन सिंह का केस है 1965, मतलब जो है 5 वर्ष बाद सज्जन सिंह का केस है। गोलकनाथ का तीसरा केस 1967, 2 साल के बाद। फिर केशवानंद भारती का केस क्या है 1973 है, ये कितने साल के बाद जो है आपका हो गया, ये हो गया 6 ईयर बाद। तो आप जो है क्या देखेंगे, बेरूबारी का जो है केस 1960 है। सज्जन सिंह का मतलब बी से बेरूबारी है, फिर सज्जन सिंह है, गोलकनाथ है, फिर क्या है केशवानंद भारती। आप इस तरह याद कर सकते हैं, BSG के बी से क्या है, बेरूबारी का केस 1960 से संबंधित है। सज्जन सिंह का केस संबंधित है 1965 से। गोलकनाथ का केस संबंधित है 1967 से। और फिर जो है केशवानंद भारती का केस क्या है 1973 से। बेरूबारी का केस क्या है 1960 है। फिर सज्जन सिंह का केस है 1965, गोलकनाथ का केस है 1967 और केशवानंद भारती का क्या है 1973। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा है। तो भारतीय जो संघवाद है उसको सहयोगी संघवाद कहा है, ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविन ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। भारत क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत ही विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो प्रावधान करता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में संविधान के लक्षण प्रमुख रूप से एकात्मक, शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को एकात्मक की ओर झुकाव एवं संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान की जो आधारभूत जो संरचना है, संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि संविधान के जो कुछ लक्षण हैं वो इतने ज़्यादा अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। मतलब मौलिक अधिकार न्याय योग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो है अगर आपके जो है मौलिक अधिकारों के अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, रिट के माध्यम से जो है अपील कर सकते हैं। तो उसमें जो है क्या उसके अंतर्गत जो है आपको
मौलिक अधिकारों के जो है इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है, ये न्याय योग्य है। रिट कितने प्रकार की होती है? रिट होती है 5 प्रकार की। हमने इसके पहले जो अब इसके लिए आप जो है क्या करिए, आप जो है जाइए हमारी जो प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ दी हुई है उसमें हमने पूरा फुल डिटेल से आपको पॉलिटी जो है 20 चैप्टर तक अभी हमने पूरा कंप्लीट कराया है। और वो जो सीरीज़ है वो ना केवल आपके मेंस के लिए बल्कि आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बोल रहे हैं, आप लोग वहाँ कितना जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास अजीब-अजीब से कमेंट आते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि आप लोग प्लेलिस्ट, हम बार-बार बोल रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है हम बार-बार से बोल सकते हैं कि आप जो है हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए कि वहाँ क्या-क्या कंटेंट है। आपका यूपी पीसीएस का जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस का जो मेंस का पूरा चल रहा है, उसकी हमने कितनी सारे जो है क्वेश्चन अपने से कंप्लीट करा दिए हैं। वो जो सीरीज़ है वो आपकी फिर से अभी स्टार्ट होगी, जैसे कि आपका ये प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद से हम फिर से उसको कंटिन्यू कर देंगे। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप जो है मेंस की जब सीरीज़ हो रही थी उसमें भी हमारे पास कमेंट आता था कि आप जो है रेगुलर एक-एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट कराइए। तो वो सब्जेक्ट करके कंप्लीट कराना ना तो जो है पॉसिबल का कराने तो हम करवा ही सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए जो है इतना ज़्यादा वो ईज़ी नहीं रहेगा, क्योंकि होगा क्या, जब जो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, दूसरा सब्जेक्ट जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, आपको पहले वाला सब्जेक्ट पूरा ऊपर से निकल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। इसलिए जो है आपको एक साथ में जो है, चाहे वो प्री की प्रिपरेशन हो या चाहे मेंस की हो, एक साथ में जो है सब्जेक्ट लेके आप चलेंगे तो उससे आपको पढ़ने में भी बोरियत नहीं होगी और हमको पढ़ाने में भी बोरियत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? भारत के संविधान के अनुसार कौन सा सर्वोच्च है? भारत के संविधान के अनुसार जो सर्वोच्च है क्या? संविधान खुद ही जो है सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च संविधान है, क्योंकि सभी शक्तियाँ का स्रोत जो है वो क्या है? संविधान है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों, कर्तव्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है? तो क्या है? प्रस्तावना। मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया था 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। अब डेट अगर जो है रिवाइज़ करना है एक बार फिर से, जो इसके पहले हमने चैप्टर करवाया था, उसमें हमने क्या बताया था कि जो संविधान सभा की जो पहली जो बैठक हुई थी, तो वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो पहले जो अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे? उस टाइम के जो वरिष्ठतम सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दोबारा जब बैठक हुई तो उसमें क्या था? उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर क्या था आपका जो है और जो डेट उससे इम्पोर्टेंट थी, उसमें क्या था कि एक डेट थी कि आपकी जो है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या था कि ये संविधान सभा पूछा गया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो आपका हुई थी 24 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन उससे क्या था? एक क्वेश्चन था कि जो है संविधान सभा जो है कब पारित किया गया है और कब लागू किया गया है? तो इसमें क्या था, 24 जनवरी 1950 की जो डेट थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि संविधान पर जो है पूर्ण रूप से इस पे हस्ताक्षर कर दिए गए थे और 26 जनवरी 1950 को यह जो है लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर, मतलब डेट सेम थी लेकिन मंथ और ईयर आपका जो है दूसरा था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इस दिन जो है ये पारित किया गया था। संविधान जो है पारित किया गया था, तो उसमें क्या था, वो पारित किया गया था और जो है 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, ये लागू किया गया था। तो ये हमने जो है जो डेट वहाँ पे देखी थी, सारे जो है ईयर जो देखे थे, वो हमने आपको एक बार रिवाइज़ करवा दिए हैं, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और हमने इसके पहले क्या बोला था, 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसके अंतर्गत जो है 51 जो 51 का है, तो मतलब जो भाग जो है भारतीय संविधान का जो भाग जो पार्ट 4 है, उसमें कोड ए जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य में क्या था?
मूल कर्तव्य पहले कितने थे? स्टार्टिंग में 10 प्रकार के मूल कर्तव्य थे। इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। और दूसरा जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट था वो क्या था कि इसमें जो है एक और जो 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसे जो है कब जोड़ा गया था? यह शिक्षा से संबंधित है। इसे कब जो है जोड़ा गया था? निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था ये। और इसको कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये जो 2002 है, ये डेट किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसको हम एक बार फिर से जो देखते हैं, जो हम अपनी इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ करवा रहे थे, उसमें क्या था कि 22 मई 2002 को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता, ये जो है पारित किया गया था, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। 22 मई को क्या माना जाता है? जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस का क्या डेट क्या थी? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस से संबंधित था। तो ऐसे आप एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए सारी फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। इसलिए हम आपको जो है जैसे बता रहे हैं कि जैसे आपको कोई जो है डेट दिख रही है, तो आपको और जितनी भी डेट याद आ रही हैं, आप एक बार उसको जो है रिवाइज़ करने की कोशिश करिए, जिससे वो क्या होगा, वो परमानेंट लॉक्ड हो जाएगा, तो जिससे दोबारा वो कभी भूलेगा नहीं। इसको देखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। भारत में राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? तो भारत में जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग की स्थायी रूप से ग्रेगोरियन जो है कैलेंडर से मिलता है। इसमें चैत मार्च 22 मार्च को, जबकि जो है लीप वर्ष में चैत 21 मार्च को होता है। इसमें जो है क्या है, इसमें बताया गया है कि जो चैत्र है वह 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में यह 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो कौन सा है? अब फिर से वही बात आती है जो हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्या है कि आप सबसे पहले जो है अपने प्रियम्बल को पूरा याद कर लीजिए, पूरा जो है एक एक पॉइंट उसके याद कर लीजिए, क्योंकि प्रियम्बल से देखिए कितने क्वेश्चन आपके बार बार प्रियम्बल से बन रहे हैं। जब तक आप प्रियम्बल याद नहीं करेंगे तब तक आप इस तरह से क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको प्रियम्बल को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपकी ये सीरीज़ खत्म होती है, आप सबसे पहले काम करिए कि आप प्रियम्बल याद करिए। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ये कौन सा है? आर्थिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं आती। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है, जबकि 5 प्रकार के, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब हो सकता है आप ऐसे इसको याद करिए तो आपके दिमाग से निकल जाए, भूल जाइए और फिर कन्फ्यूज़न में आपका जो है क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जब प्रियम्बल एक बार याद कर लेंगे, तो आप एक बार पूरा फिर से रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कितनी बार की जो है स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है वह 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है और 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। और 2 प्रकार की समानता की बात करता है, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख किया है, जैसे प्रतिष्ठा की और अवसर की स्वतंत्र समानता। तो ये हमने देखा, आप जो है प्रियम्बल याद करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना है? इस क्वेश्चन के संदर्भ में हमने क्या देखा था, इसको हमने याद किया था एक फैक्ट के माध्यम से। ये शॉर्टकट था BSGK का फुल फॉर्म क्या था? बी से था आपका बेरूबरी का केस, एस से था सज्जन सिंह का केस और जी से क्या था? गोलकनाथ का केस और के से क्या था? केशवानंद भारती का केस। आपने इसको शायद आपको अगर याद होगा, अभी हमने जो किया है ऊपर, तो ऊपर वाले चैप्टर मतलब इसी चैप्टर में जो है हमने जो आज की क्लास में इसको किया है। अगर आपको ये ध्यान आ रहा हो तो इसको हमने इस क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से हमने इसको याद करने की कोशिश की थी।
के, BSGK। बी से क्या था आपका, बी से था बेरूबरी। फिर उसके बाद उसमें क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि जो है आपको बताना था कि कौन से ईयर में जो है कौन सा मामला किस ईयर से संबंधित है। तो हमने क्या देखा था, पहला था बी से बेरूबरी था, दूसरा था एस से क्या था सज्जन सिंह, जी से आपका गोलकनाथ था, के से था केशवानंद भारती। तो BSGK इसको हम कैसे याद कर रहे हैं, हमने क्या देखा था उसमें 1960 जो 60 की जो डेट थी क्या थी 1960, ये आपका संबंधित था बी मतलब बेरूबरी। फिर क्या था, दूसरी डेट थी, दूसरा ईयर था 1965, पाँच साल का गैप था। 1965 में हमने क्या देखा था, एस मतलब सज्जन सिंह का केस। फिर हमने देखी थी डेट 2 साल का गैप था 1967, ये आपका संबंधित था किससे, जी से जो है क्या है गोलकनाथ का संबंधित था। और फिर आपका जो है डेट थी 1973, ये मतलब 6 साल का गैप था, ये किससे संबंधित था आपका केशवानंद भारती से। तो हमने क्या देखा था, इसको हमने मतलब देखा था कि निम्नलिखित मामलों में से मतलब कौन सा जो है क्रम क्या था, मामले के आने का जो है क्रम क्या था जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित था। पहला था बेरूबरी का मामला 1960, दूसरा था आपका एस का मतलब सज्जन सिंह का मामला 1965, 5 साल के बाद। उसके बाद में आपका जो है 2 साल के बाद कौन सा जो है मामला आया, 2 साल के बाद आया गोलकनाथ का मामला, वो ये था 1967। और उसके बाद में आपका केशवानंद भारती का मामला है 1973। तो इसके हमने जो है शॉर्ट ट्रिक क्या देखी थी, BSGK से आप इसको याद कर सकते थे। तो ये हमने जो है उसी क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लिया है। आप ऐसे ही एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए सारे फैक्ट्स को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और आपके दिमाग में जो है रहेगा परमानेंट, भूलेगा नहीं जल्दी। इसमें क्या है, निम्नलिखित जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको हम देख लेंगे। ये हमने पहले वाला क्वेश्चन रिवीजन किया है BSGK, इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना है। तो कौन सा है, बेरूबरी के मामले मतलब 1960 का जो बेरूबरी का जो मामला था, भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का भाग नहीं माना है, इसलिए न्यायालय में यह प्रवर्तनीय नहीं है। किंतु केशवानंद भारती के बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना है। अब आप इसको क्या देखेंगे कि जो बेरूबरी का जो मामला है उसमें जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, और केशवानंद भारती के मामले में क्या माना है, ये जो है इसके अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो यह किससे संबंधित था, बेरूबरी के मामले में कहा गया था कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबरी 1960 का जो कि मामला था, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, परंतु केशवानंद भारती का जो है मामला कब का था, ये 1973 का था, के बाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है चैप्टर का हाफ पार्ट हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसके आगे वाली क्लास में रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। एक साथ बैठ के आप लोग जाइए, पानी वानी पीजिए, तब तक हम दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC 8वां प्रविशा के साथ मेंस प्री प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।